हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एसबीआई पीओ के एसए राइटिंग। जी हाँ, एसबीआई पीओ के एसए राइटिंग जो कि 30 मार्क्स के आते हैं। टोटल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर जो एसबीआई पीओ के हैं 50 मार्क्स के हैं। 30 मिनट्स टाइम आपको दिया जाएगा। उन 50 मार्क्स के में से 30 मार्क्स जो एसए राइटिंग का है, कितना ज़्यादा क्रूशियल रोल है ये कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पेपर का फाइनल सिलेक्शन एसबीआई पीओ में, इसका हमने प्रीवियस वीडियो सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको ये आज हम डिटेल बताने वाले हैं कि ये एस्से राइटिंग में वो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसको बेस बनाने पे आपका जो है मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, 80% स्कोर दैट इज 24 आउट ऑफ 30 24 स्कोर आप हासिल कर सकते हैं। टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं, 8 कंपोनेंट जो कि आपका बेस है, जिसको आप अच्छे से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है 24 प्लस स्कोर जो है आउट ऑफ 30 एस्से राइटिंग में आपको अचीव कर लेंगे एसबीआई पीओ में। जी हाँ, अब उसमें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे ही आपको एग्जाम में एस्से राइटिंग का टॉपिक्स आता है, उसमें कई सारे टॉपिक्स रहते हैं। कुछ साल आपको 2 टॉपिक पूछे गए हैं, कुछ साल आपको 3 टॉपिक्स पूछे गए हैं। तो उसमें से आपका जो भी टॉपिक, जब फर्स्ट टाइम आपको वो क्वेश्चंस मिलते हैं, आप जो पढ़ते हैं तो उसको 2 बार पढ़िए। कई बार ऐसी गलतियां होती है जो टॉपिक में दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का फेक न्यूज़ के में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, फेक न्यूज़ का स्प्रेड करने में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। तो एक बार पढ़ने के बाद कई सारे कैंडिडेट में ये परसेप्शन आ जाती है कि वो सोशल मीडिया के बारे में सारा जो पूछ रहे हैं और वो मेजर सारा फोकस जो है एस्से राइटिंग में जो है कंप्लीट वो रखते हैं सोशल मीडिया को। जबकि यहाँ पे जो सोशल मीडिया प्लस फेक न्यूज़, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड और कैसे आपको सोशल मीडिया हेल्प कर रही है फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने में, इस पे लिखने की जरूरत थी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप एक दोबारा उसको पढ़िए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, तो मेजर फर्स्ट जो कंपोनेंट है आपका एस्से राइटिंग का वो है कि सबसे पहले जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, अचानक से आप लिखना शुरू मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अचानक से जैसे क्वेश्चन वो देखते हैं एस्से का लिखना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। जनरली क्या होता है कि दिमाग एस्से राइटिंग जो कंप्लीट आपका एक ओपिनियन है, मतलब कि आपको वहाँ पे सोच के लिखना है। एग्जाम हॉल में आप पहले से कुछ रट्टा मार के गए हैं, वहाँ पे मैच कर गए और सेम टू सेम वो छाप के आ गए। ऐसा स्कूल कॉलेज में हुआ करता था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसबीआई पीओ में ये काम नहीं करने वाला है। यहाँ पे आपको जो भी दिया गया है क्वेश्चंस रहेगा, उस क्वेश्चंस को का जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स है, वो सारे को आपको जो ऑर्गेनाइज वे में लिखने की जरूरत पड़ती है। ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको नोट डाउन करते हैं। जी हाँ, तो पहला कंपोनेंट आपका है कि जो टॉपिक दिया गया वो टॉपिक का से रिलेटेड आपके दिमाग में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं वो सारे थॉट्स को आप नोट डाउन करना शुरू कर दिए। पेपर जो आपको मिलती है उस पेपर में आप लिखना शुरू कर दिए। अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट ऐसे मॉक का, तो डेफिनेटली आप एक पेपर रखिए, उस पेपर में आप सारे पॉइंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी दिमाग में आ रहे हैं सारे को आप नोट डाउन करना शुरू कर दिए। जब आप वो सारे नोट डाउन कर लेते हैं, सेकेंड आपका मेजर कंपोनेंट आता है कि वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो उसको आप ऑर्गेनाइज कीजिए, एक ड्राफ्ट बनाइए। हाँ, ये जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं इसको सेंटेंस के फॉर्म में आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो टाइम का वेस्ट है। आपको सिर्फ पॉइंट लिखना है। हाँ, जिस भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके मन में आ रहे हो सारे पॉइंट्स लिखते चले जाइए फर्स्ट। सेकेंड में आप उसको जो सारे को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपके मन में थॉट्स आते हैं वो रैंडम तरीके से आते हैं। जब तक आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, हौच पौच हो जाते हैं, अरेंजमेंट नहीं हो पाती आपके थॉट्स का। तो ये सेकेंड कंपोनेंट हो गया। थर्ड कंपोनेंट आता है आपका टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करने का। जी हाँ, टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करने का। अगर टाइम लिमिट में आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एक सबसे बड़ा हर्डल ये आता है कि आप पेपर को कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं टाइम लिमिट में। ऐसा कई सारे एग्जाम्स में अभी हुआ है रिसेंट में। मैं एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा। जनरली क्या होता है कि अगर टाइम लिमिट नहीं दिया जाए और किसी को भी बोला जाए कि आप इसके ऊपर जो एस्से लिखिए, तो चांसेस पूरा है कि अधिकांश लोग जो उसके ऊपर बड़े अच्छे से लिखने की कोशिश भी करेंगे और लिख भी लेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाती है कि उस गिवन टाइम में आपको सोच के फ्रेम करके जो थॉट है आपके पास वो सारे को ऑर्गेनाइज वे में लिखने की जरूरत पड़ती है। तो आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं घर पे मॉक टेस्ट लेते हैं, चाहे जैसे बैंक के प्लेटफॉर्म पे रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं एस्से का लेटेस्ट का, आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं वो टाइम लिमिट के अंदर ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो बैंक पे आपको सेपरेट कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैंक के प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, आप वहाँ पे जो टाइमर लगा हुआ है बिल्कुल सेम जैसा आईबीपीएस इंटरफेस देता है वैसा है। आप वहाँ पे टाइम लिमिट के साथ ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि विदाउट टाइम लिमिट करते हैं तो वो आपको उतना कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है आपके फाइनल स्कोर्स में। अब ये फोर्थ जो आपको कंपोनेंट आता है वो डेली प्रैक्टिस करने की आती है। जी हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको 2 बातें आती है, वेदर आप जो है वर्किंग एक्सपीरियंट है या नॉन वर्किंग एक्सपीरियंट है। अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंट है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगी, तो आप जो है 2 दिनों 4 दिनों वीक में अपना टाइम टेबल आपको जो अलाउ करता है, आपका जो स्ट्रेंथ है आप खुद को शॉर्ट एनालिसिस कर लिए। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियो सीरीज में बताया, आप एक एक सारे को देख लीजिए।
आपका जो स्ट्रेंथ है उसकी प्रपोर्शन आप अपना टाइम टेबल बनाइए डिस्क्रिप्टिव के लिए, एसे राइटिंग के लिए, उसके हिसाब से आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। जो नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस है वो रेगुलर, डेफिनेटली रेगुलर जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इसमें जो है इंप्रूव कर पाएंगे। क्योंकि इसमें डिफरेंसेस क्या होती है, नॉन वर्किंग एक्सपीरियंस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन फॉर्मल होती रहते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों तरह के कम्युनिकेशन होते रहते हैं, जिसके कारण से उनका जो है एक तरह का ओवर द टाइम जो है एनालिटिकल स्किल डेवलप हो जाता है, राइटिंग स्किल डेवलप हो जाता है, कम्युनिकेशन का जो पैटर्न उनके दिमाग में फिट हो जाती है। तो ये उनको असिस्ट करता है काफ़ी आंसर को ड्राफ्ट करने में, उसको जो ऑर्गेनाइज करने में थॉट्स को। तो जो नहीं नॉन वर्किंग रहते हैं उनको साथ ही थोड़ा दिक्कत आती है, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है वर्किंग वाले को। तो इवन वो 2 दिन 4 दिनों में भी अगर एक लिखते हैं तो उनका मैनेज हो जाती है, लेकिन जो नॉन वर्किंग है उनको लिखने की जरूरत पड़ती है। बाकी वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअली किसका कैसा स्ट्रेंथ है राइटिंग स्किल्स में। अब नेक्स्ट आता है आपका कि फुल मॉक नेक्स्ट कंपोनेंट जो है फुल मॉक लेने की जरूरत पड़ती है। फुल मॉक में जनरली क्या होता है कि जैसे ऐसे का आपने लिया, ऐसे आपका 30 टोटल टाइम आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एसबीए पीओ में मिलने वाले वो 30 मिनट्स मिलने वाले हैं। वो 30 मिनट्स में जो है आपका एक ऐसे होगा और एक लेटर राइटिंग आपको लिखने की जरूरत है। 30 मार्क्स का आपका ऐसे राइटिंग, 20 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग्स। एक्चुअली एग्जाम में ये डिफाइन नहीं किया गया कि ऐसे के लिए कितना मार्क्स है और लेटर के लिए कितना मार्क्स है, बट ये दिस इज अज्यूम्ड 30 मार्क्स इज बीइंग गिवन फॉर ऐसे राइटिंग एंड 20 मार्क्स फॉर द लेटर राइटिंग। तो यहाँ पे आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ ऐसे के लिए आप जो टाइम सेट किए, मान लीजिए 20 मिनट्स आपका सेट किया हुआ है, बैंक के प्लेटफॉर्म में 20 मिनट्स का दिया जा रहा है, 20 मिनट्स आइडियल टाइम है आपके ऐसे के लिए, उससे ना कम ना ज़्यादा। लेटर राइटिंग के लिए 10 मिनट्स आइडियल है, क्योंकि आपको ऐसे लिखना होता है 250 वर्ड्स में और लेटर राइटिंग आपको लिखना होता है 150 वर्ड्स में। तो यहाँ आपको फुल मॉक टेस्ट रेगुलर लेने के टाइम टू टाइम लेने की जरूरत पड़ती है। फुल मॉक में आपका ऐसे और लेटर इंक्लूडेड 30 मिनट्स टाइम के लिए 50 मार्क्स का। इसमें क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि एक्चुअल एग्जाम में उनको टाइम कम पड़ जाती है। जो अगर ऐसे का है तो 20 मिनट के बजाय जो उन्होंने 25 मिनट 27 मिनट लगा दिया, अब लेटर राइटिंग के लिए उन्हें टाइम ही नहीं बचा, या फिर उल्टा लेटर राइटिंग के लिए उन्होंने टाइम ज़्यादा ले लिया, 15 मिनट ले लिया टाइम, 17 मिनट टाइम ले लिया, ऐसे राइटिंग के लिए कम बच गया। जब अगर टाइम कम बचा है तो आप अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट तभी पॉसिबल होता है जब आप टाइम टू टाइम जो है मॉक टेस्ट ले रहे हैं, फुल मॉक टेस्ट का। ये तो आपका हो गया आपका तो 5वां कंपोनेंट। 6th कंपोनेंट आपका आता है कि जो भी आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं उसको आपका इवेलुएट करवाइए एक्सपर्ट के द्वारा। चाहे आप एक्सपर्ट के द्वारा कराइए, फैकल्टी के द्वारा कराइए, या फिर उस फील्ड के जो नॉलेजेबल हैं उनसे कराइए, बट आप अपने आंसर को डेफिनेटली आपको क्रॉस चेक करवाइए, इवेलुएट करवाइए। यहाँ पे देखिए समझिए पैटर्न को। प्रीलिम्स का आप जो रेगुलर बेसिस पे आप मॉक टेस्ट ले रहे हैं, प्रीलिम्स का मेंस का ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है उसका तो रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अगर आपने मॉक टेस्ट ले लिया, आपने उसका आंसर्स चेक नहीं किया, आपने ये नहीं चेक किया कि आपने कौन कौन सा गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, तो आपको मॉक टेस्ट लेने का पर्पस पूरा होगा ही नहीं। वैसे डिस्क्रिप्टिव के साथ भी है, तो डिस्क्रिप्टिव ओपिनियनेटेड होने के कारण से ये अपने आप चेक नहीं कर पाएंगे आप, इसको आपको कोई ना कोई जो है एक्सपर्ट के द्वारा आपको करवाने की जरूरत है, फैकल्टी के द्वारा करवाने की जरूरत है, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी आपकी गलती कहाँ हुई है और क्या करने से आपका स्कोर जो बढ़ सकती है। और नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है 7th, वो है कि मॉडल आंसर ब्लूप्रिंट। बैंक में प्लेटफॉर्म पे जो है आपको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एसे का भी और लेटर राइटिंग का भी, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे जो कि सफिशिएंट होते हैं। आपको जो है मॉडल आंसर्स पे प्रैक्टिस करने की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आप जो लिखते हैं, आपने कोई एक टॉपिक, जैसे सोशल मीडिया का भी हमने एग्जाम्पल लिया, अगर सोशल मीडिया पे आपने लिखा है तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो ऑर्गेनाइजिंग का आपका जो लेवल है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेस पे आपने तो लिखा परफेक्ट। लेकिन आप सोचिए कि जितने एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं मेंस में, सारे के सारे एस्पिरेंट तो लिखेंगे, सारे के आंसर डिफरेंट होंगे, नन ऑफ द टू आंसर विल रिमेन कॉमन। तो अब कौन से पैटर्न के आंसर्स को ज़्यादा मार्क्स दिया जाएगा, तो ये आपको समझने में हेल्प करेगा मॉडल आंसर से। जो आपका मॉडल आंसर होगा, सिंपल आंसर होगा एसे का, वो आपको समझने में हेल्प करेगा कि हाँ इस पैटर्न पे लिखने से आपका स्कोर जो है ज़्यादा आएगा। तो एग्जाम से पहले आपको जो प्रोबेबल टॉपिक का लिस्ट दिया गया बैंक क्विज की वेबसाइट पे, तो वो सारे प्रोबेबल टॉपिक का जो है आप एक मॉडल आंसर्स एंड ब्रू ड्राफ्ट उसका तैयार कर लीजिए, ताकि आपके जब एग्जाम में ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर का अगर टॉपिक्स आते हैं, जैसा कि अभी 2020 में हुआ था एसबीआई पीओ के जो 2020 का डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ, उसमें एसए एंड रिलेटेड टॉपिक दोनों जो है बैंक क्विज की वेबसाइट पे ऑलरेडी वो प्रोवाइड किए गए थे। प्रोबेबल टॉपिक्स में मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए गए थे उनके कोर्सेज में, उस पर वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल थे, और उसके जो है आपका मॉक टेस्ट जो है स्टूडेंट लोगों ने अटेम्प्ट भी किया था, इवैल्यूएट भी करवाया था। आप थोड़ा सा सोचिए
जो एस्पिरेंट ने ये प्रैक्टिस नहीं किया था और जो लोगों ने किया था, जमीन आसमान का डिफरेंस होगा, क्योंकि उनके लिए तो ये कई सारी चीज़ें जो न्यू होगा, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जबकि जिसने पहले ही किया है वो तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके हैं उस टॉपिक के बारे में। लेकिन वहाँ पे एग्जामिनर्स के लिए मैटर नहीं करता। एग्जामिनर्स के लिए तो यह है कि आंसर में प्रेजेंटेशन कैसा हुआ, वेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट ने पहले लिखा या नहीं लिखा। तो वैसे ही यहाँ पे आपको मॉडल आंसर जो प्रूफ प्रिंट है वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और नेक्स्ट आपका आता है कि प्रूफ रीडिंग का। ये एक मेजर गलतियाँ होती है सारे स्प्रिंट के साथ। जो टाइम दिया गया है 30 मिनट्स का, उस 30 मिनट्स में आपको जो है पेपर लिखने के साथ आपको 1 से 2 मिनट टाइम बचा के उसको एक प्रूफ रीड भी करना है। जी हाँ, जब एक बार आप आंसर लिख लेते हैं तो उसको एक बार दोबारा लिखने की जरूरत, दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये होता ये है, जो आपने लिखा है उसमें बहुत सारे आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो आप खुद ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपको पता है, लेकिन आप जो लिखते वक्त जो है वो गलतियां हो गई है। अब जो गलतियां हो गई है, जब आप प्रूफ रीड करेंगे तभी तो आप इसको ठीक कर पाएंगे। बैंक क्विज के प्लेटफॉर्म पे रेगुलर जो मॉक टेस्ट के सबमिशंस आ रहे हैं एक्सपीरियंस के, उसमें से ऐसे बहुत सारी कॉमन गलतियां रहते हैं एक्सपीरियंस के जो वो इजीली अवॉइड कर सकते हैं। और उनसे इंटरेक्ट करने के बाद ये वो कहते भी हैं, वो फीडबैक भी देते हैं कि ये उन्हें पता है कि क्यों गलती हुआ है, इसके क्या आंसर्स होते हैं, मतलब क्या सही है और क्या उसके जो रिप्लेसमेंट होगा, सारे उन्हें पता है। लेकिन लिखते वक्त जो है उन्होंने प्रूफ रीड नहीं किया, जिसके कारण से गलती हो गई। तो लगातार मॉक टेस्ट लेते हैं, इवेलुएट करवाते हैं, ये सारे पैर जो गलतियों और जो मिस्टेक्स होते हैं उस पर काम करते हैं। तब आपका क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल स्कोर 30 मार्क्स है आपके ऐसे राइटिंग का, उसमें से आप 80% दैट इज 24 मार्क्स आप अचीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। आपके टोटल एसबीआई पीओ के जो 50 मार्क्स है उसमें से आप 40 मार्क्स यहाँ पे एसे एंड लेटर राइटिंग से आप इजीली अचीव कर सकते हैं। इसके सारे पैटर्न को जो है ना एक एक करके वीडियो सीरीज में डिस्कस किए गए पहले भी, और लगातार ये एग्जाम तक जो आपके डिस्कस किए जाएंगे। आप बैंक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड जो भी वीडियोज अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। आप बैंक की वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहाँ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, फ्री वाला, फ्री ऐसे मॉक जो है वो जाके अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपको क्या होगा, आप अपना शॉर्ट एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको डिस्क्रिप्टिव में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एसे में कहाँ दिक्कत आ रही है, वेदर आपका फ्रेमिंग में आ रही है, आंसर फ्रेम करने में आ रही है, टाइपिंग में दिक्कत आ रही है, ग्रामर में दिक्कत आ रही है, आपके फैक्ट एंड फिगर्स में दिक्कत आ रही है, थॉट अरेंजमेंट में आ रहे हैं, या फिर आपको ओवरऑल समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे खत्म करें, कहाँ क्या लिखें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब तक आप एक मॉक टेस्ट फ्री वाला जब तक आप एक मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करते हैं जो एक्चुअल इंटरफेस है IBPS में मिलने वाला है वैसा, तब तक आपको ये पता नहीं लग पाएगा। अब वो आपके जो बैंक के प्लेटफॉर्म पे फ्री में ये प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। वैसे वेबसाइट पे जाइए, लिंक वहाँ दिए हुए हैं, फ्री मॉक जाके अटेम्प्ट कर लीजिए। आपके वो पेपर चेक भी किए जाएंगे एक्सपर्ट के द्वारा, तो आपको ये पता भी लग जाएगा कि आपने कहाँ गलती किया और कहाँ क्या करने से आपका स्कोर इंप्रूव होगा। लगातार अभी से लेकर एग्जाम के डेट तक आपको किस एरियाज में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपको डिस्क्रिप्टिव में ऐसे राइटिंग जो SBI PO का है उसमें आपको किस तरह की दिक्कतें आती है। थैंक यू सो मच।